हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑन द वियतनाम बोट एक्सीडेंट। ठीक है। सर्वाइवर अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक पॉइंट टू टू क्लियरली आइडेंटिफिएबल कंट्रीब्यूटर्स। कह रहा है कि वियतनाम बोट की जो घटना हुई है पिछले हफ्ते, उनके जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए हैं, उन्होंने अपना आंखों देखा हाल जो बताया है, उसमें दो चीज़ क्लियर है कि दो पॉइंट थे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। एज द वेदर टर्न रफ, कह रहा है कि जैसे ही मौसम खराब हुआ था, एंड द स्पीड बोट टुक अ शार्प टर्न, और मौसम के खराब होने की वजह से मतलब पानी में उथल पुथल स्टार्ट हो गई होगी, जिसकी वजह से एक शार्प टर्न ले लिया जो स्पीड बोट थी उसने। इट टिल्टेड टू द लेफ्ट, वो एक तरीके से लेफ्ट की तरफ झुक गई। द पैसेंजर्स ऑल इंडियन टूरिस्ट, जो पैसेंजर थे जिसमें सारे इंडियन टूरिस्ट थे, सिटिंग ऑन द राइट फेल टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ झुक गई थी तो सीधे हाथ में बैठे, राइट हाथ में बैठे हुए जो लोग थे वो लेफ्ट साइड आ गए। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर वेट शिफ्टेड एट वंस, कह रहा है कि पूरी मतलब जितने पैसेंजर थे उनका जो वेट था अचानक से ही लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। द बोट लॉस्ट बैलेंस, जिसकी वजह से बोट ने बैलेंस खो दिया, एंड टर्न टर्टल, और वो पलट गई। एज इट कैप्साइज्ड, जैसे ही वो बोट पलटी, द बोट कैप्टन एंड गाइड एस्केप्ड थ्रू द ओपन फ्रंट डोर, तो जो बोट का कैप्टन था और उसका गाइड था वो सामने वाले फ्रंट डोर से, जो कि खुला हुआ था, वहां से निकल गए थे। अदर्स हु फाउंड एन ओपनिंग ऑल्सो जम्प आउट, और जो दूसरे लोग थे जिनको वो दरवाजा या फिर कहीं से भी ओपनिंग मिल गई वो वहां से कूद गए थे। दोज हु couldn't लीव वर ट्रैप्ड इनसाइड द कैप्साइड बोट, जो वहां से नहीं निकल सके वो वहां पर ट्रैप हो गए थे, मतलब फंस गए थे उस पलटी हुई बोट के अंदर। एंड टुक इन वाटर, और उसके बाद वहां पर पानी भर गया था, किसमें, बोट में। रेस्क्यूअर्स पुल्ड देम अशोर वेयर फर्स्ट एड एंड रिससाइटेशन वर अटेम्प्टेड, फिर वो जो वहाँ पे रेस्क्यूअर्स थे, बचाव करता थे, उन्होंने उनको खींच कर वो एक तरीके से नदी के किनारे लेके आए या फिर जो ओशन था उसके किनारे लेके आए, उनको फर्स्ट एड दिया गया। रिससाइटेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना। वर अटेम्प्टेड, वो भी कोशिश की गई। बिफोर दे वर मूव टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने से पहले। ऑल दिस टुक प्रीशियस टाइम, कह रहा है कि जो बहुमूल्य समय था इसमें काफ़ी समय लग गया, काफ़ी समय बर्बाद हुआ। एंड कैजुअलिटीज माउंटेड एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोग उसमें मारे गए, वो जो कैजुअलिटीज थी वो बढ़ती चली गई। सम 15 इंडियंस आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड, ऐसे रिपोर्ट में आया है कि 15 इंडियंस जो है वो मतलब उनकी डेथ हो गई है। वाइल 17 सर्वाइव, जिसमें 17 जो उसमें भी बचे हुए हैं। 4 वियतनामीज क्रू ऑल्सो सर्वाइव, उसमें से 4 जो वियतनामीज क्रू थे वो भी बच गए हैं। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट, कह रहा है कि उस स्पीड बोट में जो इंडियंस थे एट फुकॉक, अब देखो यहाँ पे एट लगा हुआ है स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए, ये चीज़ ध्यान रखा करो, ठीक है, कहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन आ रही है, क्योंकि जब क्लोज टेस्ट करते हैं तो फिर वो समझाते नहीं बनता है, मगर जब पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ऑन, देखो किस तरीके से है, इस चीज पे ध्यान रखा करो। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट एट फुकॉक वर अमंग मोर देन 100 एम्प्लॉयज दैट अ मोबाइल कंपनी हैड टेकन टू वियतनाम, कह रहा है कि वो जो इंडियंस उस स्पीड बोट में थे उसमें से जो 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा जो एक कंपनी उनको वियतनाम में लेके गई थी वही थे, ऑन अ कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर। और वो कंपनी उनको क्यों लेके गई थी वियतनाम में, कि एक इंसेंटिव टूर, मतलब उनको एक तरीके से रिवॉर्ड दिया था कंपनी ने, उस टूर पे वो लेके गई थी। इंडस्ट्री डेटा इंडिकेट, इंडस्ट्री का डेटा ये बताता है, अब देखो डेटा के साथ वर्ब कैसी आ रही है ध्यान रखो, दैट सम 3 करोड़ इंडियंस विजिट फॉरेन कंट्रीज एवरी ईयर, कि कुछ 3 करोड़ भारतीय फॉरेन कंट्रीज को हर साल विजिट करते हैं। विद अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ देम कमिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज, और कह रहा है कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के नॉन मेट्रो सिटीज से आते हैं। मैनी ऑफ द सर्वाइवर्स एट फुकॉक वर फ्रॉम सच सिटीज, कह रहा है कि ज़्यादातर जो फुकॉक के सर्वाइवर थे वो इसी सिटीज से थे, किससे, नॉन मेट्रो सिटीज से।
साउथ ईस्ट एशिया हैज एमर्ज एज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। साउथ ईस्ट एशिया जो है अब वो एक तरीके से एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, मतलब लोग घूमने उमने वहीं पे जाते हैं ज़्यादातर। विद थाईलैंड एंड वियतनाम ज्वाइनिंग द ट्रेडिशनल अट्रैक्शन ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया। पहले क्या था कि लोग सिंगापुर और मलेशिया जाना ज़्यादा पसंद करते थे। ट्रेडिशनली ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था लोगों के लिए, या फिर जो जितने भी विजिटर्स हैं उनके लिए। मगर साथ ही साथ समय के साथ अब क्या हो रहा है कि थाईलैंड और वियतनाम भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। अब लोग थाईलैंड और वियतनाम भी जाने लगे, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। मैनी ऑफ दीज न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स आर डेवलपिंग रैपिडली। कह रहा है कि बहुत से ऐसे न्यू टूरिस्ट स्पॉट हैं जो बहुत तेजी से जो तरीके से डेवलप हो रहे हैं, अब लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। बट लेकिन लाइक इंडिया, इंडिया के जैसे हैव नॉट फुल्ली स्ट्रेथन सेफ्टी ऑफ ऑल लाइफ प्रैक्टिसेस। लाइफ से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन हैं वहाँ अभी ये जो नए नए स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं टूरिस्ट के, वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी जो स्टेप्स हैं उतने मजबूत नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट एज एन इंडिया, जैसे कि इंडिया में है प्लेजर बोट्स। प्लेजर बोट्स मतलब लोग एक तरीके से इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से टूर में जाते हैं, उनको बोलते हैं प्लेजर बोट्स। जो ऑपरेटर्स होते हैं मे कैरी एनफ लाइफ जैकेट्स। कह रहा है कि जो प्लेजर बोट्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जो उनको ऑपरेट करते हैं, जो उनको चलाते हैं, वो शायद उनके पास एनफ लाइफ जैकेट्स होती है, मतलब लाइफ जैकेट की कमी नहीं होती है, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी सबको कर देते हैं। बट ऑफन डू नॉट इंसिस्ट दैट एवरी पैसेंजर्स वियर्स वन। मगर वो कभी भी बहुत ज़्यादा जोर दे के ये नहीं कहते कि भाई तुम इसको पहन लो, मतलब दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो पैसेंजर होते हैं वो अपने बगल में रख लेंगे, अपने कंधे में टांग लेंगे, मगर पहनेंगे नहीं। लाइफ जैकेट्स कीप पीपल अफ्लोट। लाइफ जैकेट करते क्या है, वो लोगों को पानी की सतह के ऊपर तैराते रहते हैं विद देयर हेड्स अबव वाटर, और साथ ही साथ उनका जो मुंह होता है वो पानी के ऊपर रखते हैं। इफ दे एंड अप इन द सी, अगर वो सी में गिर जाए या फिर वो किसी वजह से सी के मतलब ओशन में आ जाए। इन फुकॉक पैसेंजर्स वर रिपोर्टेडली गिवन लाइफ जैकेट्स। कह रहा है कि फुकॉक में ऐसा मतलब कथित रूप से उन पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट दी गई थी। बट इट इज नॉट येट कन्फर्म, लेकिन ये अभी भी कन्फर्म नहीं है वेदर दे वर ऑल मेड टू वेयर देम बिफोर डिपार्चर। क्या जो स्पीड बोट थी उसके चलने से पहले उनको ये इंश्योर किया गया था कि उन्होंने वो पहन लिया है कि नहीं पहना है। मतलब दी तो गई थी, मगर ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने पहना था कि नहीं पहना था। अनदर बेसिक सेफ्टी फीचर, कह रहा है कि एक दूसरा सेफ्टी फीचर ये है, शुड बी इंश्योरिंग दैट पैसेंजर्स रिमेन सिक्योरली स्ट्रैप टू देयर सीट। उसका ये सुनिश्चित करना है कि जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी सीट्स में स्ट्रैप लें, मतलब बंधे रहें, सो दैट दे डू नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग रफ वेदर, ताकि वो जब कोई खराब वेदर हो या शार्प टर्न मैन्यूवर्स, मतलब अचानक से कोई टर्न आ जाए या मुड़ जाए बोट, तो वो शिफ्ट ना हो इधर उधर बोट में। इवन स्मॉल शिफ्ट इन पैसेंजर वेट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीड बोट। कह रहा है कि अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट होगा पैसेंजर का वेट तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है स्पीड बोट की स्टेबिलिटी के ऊपर, उसके बैलेंस के ऊपर। दिस नॉर्म वॉज वायलेटेड इन फुकॉक। कह रहा है कि ये जो रूल था, ये जो नॉर्म था, वो उसका उल्लंघन हुआ था फुकॉक में। वियतनाम इन पर्टिकुलर हैज विटनेस्ड द सर्ज इन टूरिज्म। कह रहा है कि वियतनाम में खासकर ये देखा गया है कि इनके यहाँ टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। विद इंडियंस फॉर्मिंग अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ विजिटर्स, और उनके यहाँ जितने भी विजिटर्स जा रहे हैं उसमें से बड़ी संख्या किसकी है, इंडियंस की है। स्पीड बोट राइड्स बिटवीन द आइलेट्स ऑफ द फुकॉक आर्कीपेलागो। कह रहा है कि ये जो स्पीड बोट की राइड थी जो कि फुकॉक के आर्कीपेलागो, मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक बड़ा समूह होता है, आइलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं उसको बोलते हैं, तो उसके बीच की एक ये राइड होती थी, और ये जो मेन आइलैंड है इनका उसके बीच में होती थी। आर स्पेशली पॉपुलर अमंग इंडियन टूरिस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है भारतीय टूरिस्ट जो है उनके बीच में। द वियतनामीज गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस टू रिव्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड। वियतनामीज गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिव्यू करेंगे, उसके एक तरीके से उसकी जांच करेंगे ऑन सच बोट्स एंड अपग्रेड देम वेयर नेसेसरी, और जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी उसको वो अपग्रेड करेंगे। बट इंडियंस एडेड बाई गवर्नमेंट्स एंड ऑपरेटर्स। कह रहा है कि इंडियंस को जो, लेकिन जो इंडियंस हैं अगर गवर्नमेंट्स और ऑपरेटर्स की मदद मिलने के बावजूद भी मस्ट स्ट्रेथन देयर अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस। जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उस पर उनकी अपनी नॉलेज जो है, अवेयरनेस जो है बढ़ानी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, खासकर जो रिलेटेड है फायर एंड वाटर सेफ्टी से। मतलब फायर एंड वाटर सेफ्टी के जो लॉज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं,
इंडियंस को अपनी जो समझ है और जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति बनने पे वो अपने आप को सेव कर सकें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज? कौन से क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे सकते? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट द मोबाइल कंपनी हैड टेकन टू वियतनाम ऑन द कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर, मोर देन 100 लिखा हुआ था, तो मोर देन 100 तो बता ही सकते हैं। ठीक है। वॉट एग्जैक्टली प्रपोर्शन ऑफ द 3 करोड़ इंडियन टूरिस्ट ट्रेवलिंग अब्रॉड एनुअली ओरिजिनेट्स स्पेशली फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज? ये नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बोला गया था कि भारत से जितने लोग जा रहे हैं उसका एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो भारत के नॉन मेट्रो सिटीज से जाता है, मगर वो कितने अनुपात में ये नहीं बताया गया कि 1/3 है, 4/3 है, 5/3 है, तो ये नहीं पता था, तो बी हम आंसर नहीं कर सकते हैं। हाउ मैनी इंडिविजुअल इन टोटल इंक्लूडिंग बोथ इंडियन टूरिस्ट एंड वियतनामीज क्रू मेंबर सर्वाइव एट द स्पीड बोट कैप से? कितने लोग सर्वाइव किए थे? 17 इंडियन थे और 4 वो थे, टोटल 21 लोग थे। हाँ, तो ये दे सकते हैं आंसर। विच स्पेसिफिक डेस्टिनेशन कंट्रीज हैव ट्रेडिशनली अट्रैक्टेड इंडियन टूरिस्ट? हाँ, इसका भी आंसर दे सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल कंट्री सबसे पहले कौन थी, जो वियतनाम और थाईलैंड थी, तो ये भी आंसर दे सकते हैं। तो आंसर दे किसका नहीं सकते हैं? बी का नहीं दे सकते, यही आंसर है हमारा। ठीक है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? सेंट्रल थीम बतानी है। The necessity of institutionalizing and enforcing stringent water safety practices in rapidly growing non-traditional tourist markets to protect travelers। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कठोर नियम जो वाटर सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उसको लागू करने की ज़रूरत है, उसको एक तरीके से सिस्टम का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे ये टूरिस्ट जो नॉन ट्रेडिशनल टूरिस्ट मार्केट है, जहाँ पे बहुत तेज़ी से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो एक तरीके से वहाँ पे आवश्यकता है कि एक कड़े कानून लाए जाएं ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात है, यही है। द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द मैराइन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन साउथ ईस्ट एशिया, इट्स इमीडिएट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑन फॉरेन कॉर्पोरेट ट्रैवलर। कह रहा है कि जो खामियां हैं मैरीन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में साउथ ईस्ट एशिया में, और उसके जो तुरंत एक तरीके से आर्थिक प्रभाव हैं जो कि फॉरेन कॉर्पोरेट ट्रैवल के ऊपर पड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। द राइज इन आउटबाउंड टूरिज्म फ्रॉम इंडिया नॉन मेट्रो, कह रहा है कि नॉन मेट्रो रीजन से जो भारत से बहुत तेजी से टूरिज्म बढ़ रहा है, मतलब जो टूरिस्ट हैं वो बाहर के लिए जा रहे हैं, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंटरनेशनल ट्रांजिट हब्स है, मतलब जो बाहर के इंटरनेशनल के ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ये तो है, हो गई नहीं थी। द नेग्लिजेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इन वियतनाम, ये कहीं नहीं बताया गया कि लोकल अथॉरिटीज़ ने एक तरीके से इग्नोरेंस दिखाया है, एक तरीके से लापरवाही बढ़ती है, तो ये नहीं बोल सकते हैं। तो ये है, यही क्या कहते हैं हमारी थीम होगी बेस्ट, कि वहाँ पर एक तरीके से अब एक कड़े कानून आए ताकि जो तेज़ी से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, जो ट्रैवलर्स हैं उनको बचाया जा सके। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन फैक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज डिस्क्राइबिंग द वियतनाम बोट ट्रेजेडी। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। स्पीड बोट कैप्साइज एंड टर्न टर्टल, पलट गई तुरंत, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले क्या हुआ था? मौसम खराब हुआ था, ये भी नहीं होगा, फिर आर होगा। द स्पीड बोट टू का शाफ्ट इन रफ वाटर, ठीक है, तो आर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो थे जब रफ वाटर में उसने शाफ्ट टर्न लिया तो लोग जो थे राइट से लेफ्ट की साइड आ गए थे। द पैसेंजर फेल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बोट, तो आर क्यू हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि जो बैलेंस बिगड़ गया था और जो बोट थी वो पलट गई थी, तो पी हो गया। और फिर रेस्क्यूअर्स ने जो ट्रैप पैसेंजर्स थे उनको खींच के लेके आए थे समुद्र के किनारे, तो एस हो गया। आर क्यू पी एस ए होगा, ठीक है। रिससाइटेशन इन द पैसेज, इसका क्या मतलब था बताओ? सर्जिकल ट्रीटमेंट, बताओ वो लाइन याद करो जो रिससाइटेशन करना पड़ा था, मतलब कोशिश की गई थी हॉस्पिटल जाने से पहले, तो क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट करा गया था फिजिकल इंजरी का? क्या ये नदी के किनारे या समुद्र के किनारे सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं, ये मीनिंग नहीं है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिसीज पैसेंजर, एक तरीका है जिससे मरे हुए लोगों को पहचाना जा सके। हम क्यों पहचानेंगे भाई ऐसे टाइम पर जहाँ पे इमरजेंसी है? एमरजेंसी मेथड्स टू रीस्टोर ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट, हाँ, एक तरीके से आपातकालीन स्थिति में जो उठाया हुआ कदम होता है जिसमें सांस को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, हार्ट बीट को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिससाइटेशन, ठीक है। कंसीडरिंग द लिटरल मीनिंग and connotation of the words used in the passage, the author's attitude towards pleasure boat operators can best be, मतलब जो ऑथर का एटीट्यूड था जो ऑपरेटर्स के लिए वो किस तरीके का था वो हमको बताना है। हॉस्टाइल एंड विंडिकेटिव, विंडिकेटिव मतलब
बदले लेने वाली भावना थी, दुश्मन हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी वाली भावना थी नहीं। क्रिटिकल, हाँ क्रिटिज्म तो था। एंड कंडेंसेंडिंग मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, इस तरीके की टोन थी नहीं। क्रिटिकल, हाँ क्रिटिज्म तो था। एडमोनेटरी मतलब थोड़ा सा एडवाइस दी थी, हाँ ये भी बात सही है कि एडवाइस तो दी थी। डेरोगेटरी हो थी मतलब अपमानजनक थी। एंटागोनिस्टिक दुश्मनी वाली थी नहीं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है आज का क्लोज टेस्ट। एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द डार्क डेज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक इन 2020, कह रहा है कि 2020 में जब कोविड-19 पैंडमिक के बहुत ख़राब दौर चल रहा था उस वक्त, when uncertainty weighed heavily dash every heart, जब एक तरीके से जो अनसर्टिनिटी थी, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या होगा, दुनिया मतलब जितने लोगों के एक तरीके से उसका बोझ बना हुआ था लोगों के ऊपर, कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय होगा क्या। द गवर्नमेंट डायरेक्टेड स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ टू शिफ्ट टू ऑनलाइन टीचिंग मोड। तब गवर्नमेंट ने एक तरीके से सबको निर्देश दिया, चाहे वो स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कि अब वो ऑनलाइन टीचिंग मोड की तरफ शिफ्ट करें। बीइंग पोस्टेड एज प्रिंसिपल एट अ कॉलेज इन नॉर्थ कश्मीर, कह रहा है कि क्योंकि मैं एक तरीके से प्रिंसिपल के पोस्ट में या फिर पद में पोस्टेड था, कहाँ पर, नॉर्थ कश्मीर के कॉलेज में। आई विटनेस चैलेंजेस फेस्ड बाई स्टूडेंट्स लिविंग इन रिमोट एरिया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक तरीके से गवाह था कि वहाँ पे जो दूर दराज इलाकों में जो स्टूडेंट्स रह रहे थे, उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मैनी वर बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ पुअर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे क्योंकि जिनके पास ये ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत ख़राब मोबाइल थे या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अमिड दीज अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस, कह रहा है कि ये जो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी जो कभी पहले नहीं देखी गई थी, आई वॉज मूव्ड बाय द अनवेवरिंग डेडिकेशन ऑफ वन कॉलेज फैकल्टी हु कंडक्टेड ऑनलाइन क्लासेस विद रिमार्केबल कमिटमेंट। कह रहा था कि मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था जब उन्होंने एक फैकल्टी को देखा जो कि पूरे डेडिकेशन के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, पूरे कमिटमेंट के साथ। ही डिलीवर्ड नोट्स टू द स्टूडेंट्स हु वर डिजिटली डैश, वो उन बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते थे जो कि डिजिटली, शायद उनके पास डिजिटल जितने भी मान लो कंप्यूटर या मोबाइल नहीं होगा, इसलिए वो डिजिटल क्लास नहीं ले सकते होंगे, इसलिए उनको वो प्रोवाइड करते होंगे नोट्स। एंड इंश्योर्ड हाई स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, और वो ये भी सुनिश्चित करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनके साथ जुड़े। हिज डिटर्मिनेशन टू रीच एवरी स्टूडेंट, उनकी जो एक तरीके से डिटर्मिनेशन था कि वो हर स्टूडेंट तक पहुँचे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस तरीके का भी बाधाएं हैं, चाहे वो जोग्राफिकल हों या फिर टेक्नोलॉजिकल हों, उससे वो इन सब बातों को छोड़कर उनका बस यही ध्यान रहता था कि किस तरीके से वो हर स्टूडेंट के पास अपनी नॉलेज पहुंचाएं। एंड सिक्योरिंग अनइंटरप्टेड लर्निंग वॉज इंडीड कमेंडेबल, और ये इंश्योर करना कि सबको एक तरीके से एक अनइंटरप्टेड लर्निंग मिले, मतलब बिना रुके एक लोगों को क्लासेस मिलती रहे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय बात थी। इम्प्रेस्ड बाई हिज प्रोफेशनलिज्म, कह रहे हैं कि उनके प्रोफेशनलिज्म मतलब ये जो अपना वो काम इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ करते थे, उससे इम्प्रेस्ड होकर आई डैश एन आर्टिकल फॉर अ कश्मीर बेस्ड इंग्लिश डेली, कह रहे हैं कि मैंने एक आर्टिकल लिखा कश्मीर बेस्ड इंग्लिश, कोई मैगजीन हो गई या न्यूज़पेपर होगा उसके लिए। इन द आर्टिकल आई एक्नॉलेज हिज एफर्ट्स, उस आर्टिकल में मैंने ये माना कि वो उनका जो एफर्ट्स थे वो मतलब उन्होंने उस आर्टिकल में उसका जिक्र किया और उसकी सराहना करी उनके एफर्ट्स की। मैंशनिंग हिम बाई नेम, और उनका नाम से उनको मेंशन भी किया। वाइल ऑल्सो होपिंग टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, और साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट किया कि वो इनके एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। इट वॉज अ बिग ऑनर, उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। एंड रिकॉग्निशन ही फेल्ट प्राउड ऑफ, उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्राउड हुआ कि उनको रिकॉग्नाइज किया गया उनके एफर्ट को। ही फ्रेम द आर्टिकल, उन्होंने उस आर्टिकल को फ्रेम करवा लिया। एंड हंग इट ऑन द कॉरिडोर वॉल, और कॉरिडोर की वॉल में उसको टांग दिया। नियर द स्टेयर के जीनों के पास, उनके घर वाले जीने के पास। लेटर बाद में ही सेंड मी अ फोटोग्राफ ऑफ इट, उन्होंने मुझे उसकी फोटोग्राफ भी भेजी। एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा द आर्टिकल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये डायरेक्ट स्पीच है। द आर्टिकल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मॉरल स्ट्रेंथ फॉर मी, ये जो आर्टिकल आपने लिखा था वो एक तरीके से मेरे लिए मुझे इंस्पायर्ड करता है और मेरे लिए एक तरीके से मॉरल स्ट्रेंथ जैसा है, मतलब मेरी तरीके से जो स्ट्रेंथ है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसको मजबूत करता है। एवरी मॉर्निंग, कह रहा है हर सुबह, डैश आई लीव फॉर माई ड्यूटीज़, जब भी मैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए जाता हूँ, आई लुक एट द फोटोग्राफ, तब मैं उस फोटोग्राफ को देखता हूँ।
इट डैश माई रिजॉल्व टू मीट एवरी चैलेंज टू द डे विथ करेज, कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। कह रहा है एक तरीके से वो जब जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरी हिम्मत जो है वो दोबारा से बन जाती है और मेरी जो आत्मशक्ति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और मैं हर चैलेंज को मजबूती के साथ फेस करता हूँ। ठीक है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन अनसर्टेनिटी वेड हेवनली डैश ऑन एवरी हार्ट, क्या होना चाहिए? एट तो जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन या पॉइंट के लिए यूज होता है, तो वेटेड हेवनली एट नहीं होगा। अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में, अपोजिशन में। ऑन, वेटेड हेवनली ऑन, ये एक तरीके से ईडियम भी होता है, वेटेड वे ऑन या फिर वेटेड ऑन, कि मतलब किसी के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोझ बन जाती हैं, हो सकता है ये। ओवर, ओवर का मतलब नहीं आ रहा है वेटेड हेवनली ओवर हैवरी हार्ट, ओवर का मतलब किसी चीज़ के ऊपर नहीं। सी हमारा करेक्ट आंसर है। हु वर डिजिटली, मतलब ही डिलीवर्ड नोट्स टू द स्टूडेंट्स हु वर डिजिटली क्या थे? अनअवेलेबल थे, इनएसेसिबल थे, अनअप्रोचेबल थे, डिप्राइव्ड थे। देखो डिप्राइव्ड तो होगा नहीं, अगर आपने काफ़ी बार डिप्राइव्ड के बारे में पढ़ा है तो डिप्राइव्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो ये नहीं होगा। अनअप्रोचेबल थे, अनअप्रोचेबल मतलब समझ रहे कौन? जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इगोटिस्ट हो, इगोटिस्ट कैरेक्टरिस्टिक का हो, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो, दूसरों के बारे में ना सोचता हो, तो उसके आप बातचीत नहीं कर सकते हो। इनएसेसिबल मतलब जिसके पास पहुंच ना हो, हाँ तो ये आ रहा है कि उनके पास उस इंटरनेट अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, इनएसेसिबल था। ठीक है। अनअवेलेबल, अनअवेलेबल का मतलब होता है कई बार आप बिजी होते हो तो लोगों का कॉल अटेंड नहीं कर पाते हो, या फिर बाद में करते हो ना, उस मोमेंट में आप एकदम बिजी होते हो, तो अनअवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे। बेस्ट क्या होगा? इनएसेबल होगा, बी। इम्प्रेस्ड बाई हिज प्रोफेशनलिज्म आई डैश एन आर्टिकल, ये तो समझ में आ गया होगा कि पूरा देखो यहाँ पे एक्नॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है, और इट वॉज लिखा हुआ है, तो ये पास्ट में चल रहा है पूरा जितना भी पैसेज है, तो हमें पास्ट वाली वर्ब चाहिए। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था होना चाहिए, तो रिटर्न तो होगा नहीं भाई, राइट्स भी नहीं होगा, रोड ठीक है, राइट नहीं होगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। एवरी मॉर्निंग डैश आई लीव फॉर माई ड्यूटीज आई लुक एट द फोटोग्राफ, कह रहा है कि हर मॉर्निंग जब भी मैं अपनी ड्यूटीज के लिए निकलता था तो मैं उस फोटोग्राफ को देखता था। एज, हैंस, वेयर इन, वेन एवर, क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे तो अगर एज भी सही है, एज क्यों सही है? एज आई लीव फॉर म्यू ड्यूटीज आई लुक एट द फोटोग्राफ, मतलब जब जब मैं ड्यूटीज के लिए निकलता था अपनी ड्यूटी के लिए, तब तक मैं उस फोटोग्राफ को देखता था। दो चीज़ें एक साथ होती थी, इसलिए एज यहाँ पर ठीक है। एज आई लीव फॉर माई ड्यूटीज आई लुक एट द फोटोग्राफ। हैंस जो है वो रिजल्ट बताने के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। वेयर इनका मतलब होता है इन विच, जिसमें। वेनेवर, वेनेवर मतलब होता है जब कभी भी, वेनेवर भी ठीक है। एवरी मॉर्निंग वेनेवर आई लीव फॉर माई ड्यूटीज़, जब भी मैं ड्यूटीज़ के लिए जाता था तो मैं उस फोटोग्राफ को देख लेता था। मीनिंग आ रहा है वैसे बेस्ट यहाँ पे एज होगा, क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑप्शन एज होना चाहिए, क्योंकि जब वो ड्यूटी के लिए निकलता था उस समय वो फोटोग्राफ को देखता था ना। अब ड्यूटी के लिए तो हर दिन निकलता था, इसलिए जब जब वो जाता था जब तो देखता था। अगर एज ना होता तो वेनेवर भी चल सकता था, मगर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एज होगा। ठीक है। इट डैश माई रिजॉल्व मतलब जो उनके संकल्प को मजबूत करता था ताकि वो सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और रिजिलियंस के साथ। क्या होना चाहिए? अब इट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसके लिए यूज़ हुआ है? फ्रेम के लिए यूज़ हुआ है। क्या चाहिए होगा? सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा सिंगुलर वर्ब? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चाहिए, क्योंकि पास्ट में चल रहा था सिंपल टेंस में, और ये देखो यहाँ पर पूरा उसने जो है प्रेजेंट टेंस में बोला हुआ है, इसलिए हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट टेंस चाहिए। एम्पावर होगा नहीं, प्लूरल वर्ब है। ट्रिगर्ड, किसी चीज़ को ट्रिगर करना, मगर यहाँ पास्ट टेंस नहीं चाहिए, और ट्रिगर्ड का मतलब भी नहीं आ रहा है कोई। रीइंफोर्सेस मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना, ठीक है, रीइंफोर्सेस देखो एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है। इंस्टिगेट्स का मतलब था किसी चीज़ को उकसाना, तो ये नहीं होगा, तो बेस्ट क्या होगा हमारा? सी होगा। ठीक है। ये है पैराजम्बल, ठीक है, एक बार आप खुद से करके देखो, तब तक मैं ऑप्शन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। पढ़ लिया? अब स्टार्ट करते हैं। सी से क्या स्टार्ट कर सकते हैं? द 2023 अमेंडमेंट टू द आरबीडी एक्ट। आरबीडी एक्ट में जो बदलाव लाए गए 2023 में, आरबीडी एक्ट का मतलब होता है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट वाला जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं आरबीडी एक्ट। वो ये दर्शाता है द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बदलाव था जब से इस कानून जो है वो
इन्फोर्स्ड हुआ है, मतलब जब से ये कानून लागू हुआ है। सी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बी को भी देख लेते हैं। इट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, किसके लिए यूज़ किया गया है? ये एक्ट के लिए यूज़ किया गया होगा, तो इट से तो स्टार्ट होगा नहीं, पहले एक्ट की बात करोगे फिर इट को लेके आओगे, तो बी वाले तो गए, बचा क्या? सी बी डी ए और सी ए बी डी। सी को पहला सेंटेंस मान लिया, या तो ए होगा या तो बी होगा। देख लेते हैं बी को। देख, अब ये इट यूज़ किया गया है, ये एक्ट के लिए यूज़ किया गया है। ये आरबीडी एक्ट करता क्या है? ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन, जो मतलब अमेंडमेंट हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ इस एक्ट में, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई? उसमें ये हुआ, डिजिटल रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड किया गया, इलेक्ट्रॉनिक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट वाले सिस्टम को इंक्लूड किया गया, साथ ही साथ नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेसेस को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। और क्या किया इसने? ऑल्सो लगा हुआ है। द अमेंडमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइड डिलेड रजिस्ट्रेशन स्ट्रेथन प्रोविजन फॉर वनरेबल चिल्ड्रन। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी, बी तो होगा ही। अब यहाँ पे कहोगे सर ए तो आया नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बार डी को पढ़ के देख लेते हैं क्या है, कि ये जो ऑल्सो वाला है, हो सकता है डी इससे पहले आए। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड फॉर चिल्ड्रेन born on after October 1, 2023 now serve as a single proof of data and place of birth for multiple government services। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर के बाद जो भी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं बच्चे को, वो एक तरीके से सिंगल प्रूफ ऑफ डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का एक प्रूफ हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, जब उसकी बात हुई, डेथ और आरबीडी की एक्ट की बात हुई, तो उसमें बताया गया कि क्या क्या होगा, तो सी बी डी, और लास्ट में ये हो रहा है ए में कि ये इस अमेंडमेंट से और भी क्या चीज़ें होंगी, तो सी बी डी ए, ठीक है। वैसे भी सी बी जब हमको मिल गया था तो ऑप्शन हमारा हमको आंसर मिल गया था, क्योंकि सी ए और सी बी में ही हमको एलिमिनेट करना था, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया था, तो सी बी डी ए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।